नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है बिहार गया टेकारी, जहां टेकारी कोंच क्षेत्र में भाग संख्या 1 के पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री रामचंद्र आजाद ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। आजाद ने कहा कि वे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े और संघर्ष की राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। उनके अनुसार यदि सरकार चाहे तो व्यवस्था में बदलाव संभव है, लेकिन मौजूदा नीतियां आम जनता को राहत देने में विफल साबित हो रही हैं। अपने बयान में उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार उनकी नीतियों का अनुसरण कर रही है, जिससे देश को नुकसान हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी नीतियों से आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। आजाद ने कहा कि देश और प्रदेश में शांति और स्थिरता के लिए सरकार को जनहित में फैसले लेने चाहिए। देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आपने देखना शुरू कर दिया है और अब तक के आगे बताने से पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको कहूंगा कि फास्ट न्यूज इंडिया और फास्ट न्यूज इंडिया बिहार दोनों सैटेलाइट चैनल है, इंडिया हाउस है। यह सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है और हम इस समय बिहार के गया जिला और टेकारी अनुमंडल, टेकारी प्रखंड के अंतर्गत हमारी उपस्थिति है। और जो सामने आप चेहरा देख रहे हैं, ये भाग संख्या 1 के रामचंद्र आजाद जी हैं, जिला पार्षद। और जिला पार्षद अपने जीवन में इन्होंने जो किया और अपने जीवन की जो उपलब्धि इन्होंने बताया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो गुण छिपा है, उस कहीं ना कहीं राज है। उस राज को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हमारे बीच हैं श्री रामचंद्र आजाद जी। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और रामचंद्र आजाद जी, सबसे पहले आपने अपने जीवन का जो मूलभूत संरचना हुआ है उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे हम एक गरीब परिवार में जन्म लिया और जैसे तथाकथित जो जाति और उपजाति में बांट दिया है, वैसे जाति में भी कमजोर जाति में से जो उपजातियां हैं, उसमें नाई परिवार में से हम आते हैं, अति पिछड़ा का सदस्य। किंतु हम समझते हैं कि केवल जाति एक है, मानव। लेकिन जो यहाँ पूंजीवादी सरकार है और सामंती जो काल रहा, उस समय से वर्ण विभाजन हुआ और अभी जात पात में पूरा बांट दिया है के धरती पर हो। हाँ, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार भी लगता है कि एशिया को विश्व युद्ध का धरातल बना देगा और यहाँ का जो जनमानस है, जनता है, वह युद्ध में झोंकी जाएगी। हालांकि हम नहीं चाहते, हमारी पार्टी नहीं चाहती कि युद्ध हो। हमारे देश में युद्ध नहीं हो। हाँ, युद्ध में हम युद्ध विरोधी हैं, क्योंकि निर्दोष मारे जाते हैं। निर्दोष मारे जाते हैं। जो संपत्ति खर्च होता है वह किसानों और मजदूरों के द्वारा उत्पादित वस्तु खर्च होता है। और युद्ध में जो मारा जाता है वह किसान का बेटा मारा जाएगा, मजदूर का बेटा मारा जाएगा, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी का बेटा मारा जाएगा। ये नहीं कि टाटा, बिड़ला या बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं या जो बिल गेट्स है अमेरिका का, उसका बेटा मारा जाएगा। तो ऐसे चेहरा हैं यहाँ पर रामचंद्र आजाद जी। इनसे दिन भर भी बात करेंगे तो बहुत कम होगा, चूंकि एक अनुभवी और अनुभूति और इनके पास जो बहुत सारे राजनीतिक का जो अनुभव होना चाहिए ये रखते हैं। और इनके साथ जो अनुभव है ना, वो माने मीडिया को माने अधिक पड़ जाएगा, ये हालात है। और चाचा जी, एक सबसे बड़ी सवाल और बहुत संक्षिप्त में आप दीजिए कि बिहार में जो ये व्यवस्थाएं चल रही है, बिहार में जो राजनीतिक चल रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
देखिए, बिहार में किसानों और मजदूरों की हित में कोई राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति जो कर रहे हैं सत्ता और विपक्ष, ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। लड़ाई होनी चाहिए जनता की लिए कि किसानों का एमएसपी चाहिए, किसानों को खेती के लिए बिजली फ्री चाहिए, किसानों और मजदूरों पर जो सरकारी कर्जा है उसको माफ चाहिए, और कम से कम जो बिजली घरों में जलता है वो गरीब लोगों को लिए 400 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, न कर्जा माफ हो रहा है, न एमएसपी की गारंटी मिल रही है, और न यहाँ बेरोजगारी मिट रहा है। और अब तो और एक सवाल है कि मजदूर भी आंदोलन पर उतर गए हैं। जो 4 लेबर कोड जो लाया है ये भी मजदूर विरोधी है, और जो केंद्र का सरकार है या राज्य के सरकार है, दोनों को मुंह में मुंह मिलता है। इसलिए जो यहाँ राजनीति हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, ये सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। पूंजीवाद का मजबूत हथियार 3 गो है। एक है जातवाद, दूसरा संप्रदायवाद, और तीसरा धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद, हाँ, ये 3 हथियार मुख्य है। बाकी दारूबंदी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दारूबंदी तो जब तक के जनता का मानसिकता उस लायक नहीं बनती है तो दारू बंद इनके कहने से भी नहीं होगा, और नहीं है। इन्होंने रूस का नकल किया। रूस में बहुत दारू चूता था, तो वहां का सरकार क्या किया कि दारू फ्री कर दिया, घरे घरे चुआ वो, किंतु महुआ को महंगा कर दिया और अपने दुकान में दारू सस्ता कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जितने जो अवैध दारू चल रहा था वो सब रुक गया स्वयं। अब जब रुक गया तो कहा कि हमारे ही के यहाँ तुमको खाना भी मिलेगा और दारू भी मिलेगा, लेकिन नाम लिखाना होगा। तो नाम लिखाया, दारू मिला, वहां तो कौन कौन दारू पिया तो रिकॉर्ड बन गया। अगर दारू पी के जो नशबाजी करेगा, नशा में रहेगा, उसको आगे और पीछे साट दिया जाता था और माथा मुड़ करके और बाजा बजा करके घुमाया जाता था जनता में, समझे ना। तो अब इसके डर से लोग पीना बंद कर दिया था। लेकिन वह रूस का जो पदाधिकारी था, उसके सैन्य शक्ति था, उसके जो सिपाही थे वो सारे ईमानदार थे। लेकिन अभी नीतीश सरकार का न पदाधिकारी ईमानदार है, न अपने इनका मिनिस्टर ईमानदार है, सारे के सारे स्वयं दारू पीता है। तो जब वो स्वयं दारू पीता है तो दारू रुकेगा कैसे? अच्छा, और जो फार्मूला रोकने के लिए होना चाहिए, यह फार्मूला इनके पास नहीं है, ये फेल कर चुके हैं। और जनता, एक बात है कि रोड पर जो दारू पी करके लोग हंगामा करता था तो ये रुका हुआ है पुलिस के भय से। हालांकि पुलिस भी दारू पीती है, नहीं पीता है सो बात नहीं है। अगर ईमानदारी से ही जांच करा दें तो इनका एक भी पदाधिकारी 100 में एक आध को कोई ईमानदार है तो नहीं कर सकते। लेकिन परसेंटेज भ्रष्ट है, दारू पीवा है। मंत्री इनका दारू पीता है, विधायक दारू पीता है, इसलिए दारू कैसे रुकेगा? इस प्रकार आप देख रहे थे कि बिहार से लेकर और ईरान तक पहुंचने वाले नेता, पहला नेता हैं श्री रामचंद्र आजाद जी। और रामचंद्र आजाद जी को बात कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनके बताए हुए मार्ग को अपना सके और सरकार उसके लिए उसको फॉलो करे। इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। इन वैज्ञानिक मातुल समाजवाद की स्थापना, यह मेरा रणनीति है। एक संक्रमण काल तक एक ही रणनीति होता है जब तक वह पूरा नहीं होता है। उसके पूरा करने के लिए समय समय पर कार्यनीति बदलते रहता है। तो नेताजी वैज्ञानिक समाजवाद के पुजारी थे। भगत सिंह ने शोषण विहीन समाज की रचना चाहते थे। तो नेता भगत सिंह के जो शोषण विहीन समाज रचना था,
इसको आगे बढ़ाते हुए नेताजी ने वैज्ञानिक मातुल समाजवाद की स्थापना का लाइन दिया। और उस समय अंग्रेजी सल्तनत था, भारत का मुख्य दुश्मन अंग्रेज था, इसलिए वह द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो यह धुरी राष्ट्र के साथ मिल करके आजाद हिंद सरकार को गठन किया और आजाद हिंद फौज को गठन। सरकार यहाँ पर हम आपको रोकते हैं चाचा जी कि आज जो पूंजीवादी व्यवस्था है, आज भारत के सरकार श्री नरेंद्र मोदी की है, और नरेंद्र मोदी से आप यदा कदा हमेशा नाराज रहते हैं, ऐसा क्या बात? देखिए, नरेंद्र मोदी हो या इसके पहले मनमोहन सिंह थे, उसके पहले भी सरकारें थी जी, तो खास करके नरेंद्र मोदी से ही नाराजगी के कोई बात नहीं है, इसलिए कि किसी की हार चाम से लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिद्धांत की होती है। जो अभी सरकारें हैं यह कारपोरेटवादी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और इनको पता नहीं कि ये अमेरिका के खिलाफ में आग उगल करके ये भारत के सरकार में आए, लेकिन किंतु ये जा करके अमेरिका के साथ सट गए, अमेरिका प्रस्त हो गए। तो जो इनसे भारतीय पूंजीपति वर्ग आशा रखता था वह आशा भी टूट रहा है इनसे। किंतु अब सवाल यहाँ है कि जो पूंजीवाद के अंदर नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, यह चेहरा इतना बड़ा पूंजीवाद का दलाल अन्य पार्टी में कोई नहीं दिखने को मिल रहा है, इसलिए भारत का पूंजीपति वर्ग इनको जिंदा रखे हुए है, सरकार में बनाए रखे हुए है। और अभी वेनेजुला पर हमला हुआ, वेनेजुला जो अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं था, लेकिन यह जो है एक डाकू नुमा हमला किया अमेरिका, और वहां का राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को समेत गिरफ्तार करके ले आना है, जिसका विरोध अमेरिका भी की जनता कर रही है। अभी आपने देख रहे हैं कि जो इजराइल के सामने रख करके अमेरिका ये नाटो से ना हमला किया ईरान पर, जब ईरान से सौदाबाजी तेल को कर रहे थे तो अमेरिका ने 25% टैरिफ भारत पर भी लगाया था कि जो उससे सौदा करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। ये क्या बात है? क्यों? तो वेनेजुला पर हमला किया इसलिए वहां जो द्रव्य का भंडार था, सोना चांदी हीरा जवाहरात का, उसको कब्जा किया उसने। और अमेरिका में इजराइल को ढाल बना करके जो वहां का राष्ट्रपति को मारा परिवार समेत, तो वहां तेल भंडार है, तेल भंडार पर उस और यूरेनियम का भंडार भी है वहां, इसको वह कब्जा करना चाहता है, इसलिए हमला किया। और बड़ी बात तो यह है कि दो जो विश्व युद्ध हुआ वह एशिया के धरती पर हुआ। इस बार जो 48 देश करीब करीब एशिया महादेश में हैं, जिसमें शक्तिशाली देश रूस भी माना जाता है, शक्तिशाली देश चीन भी है, और एक भारत भी है। ये तीन जो देश हैं एशिया के अंदर, जनसंख्या के ख्याल से चीन और भारत अधिक है, तो फर्स्ट में चीन है, रूस है, उसके बाद भारत भी है। लेकिन यह तीन देश मिल करके भी ईरान पर जो हमला हुआ, इजराइल को सामने रख करके अमेरिका ने कराया, इसको रोकने में तीनों सक्षम नहीं हुए। हालांकि चीन चाहती है, ठीक, कोरिया भी चाहता है कि इस बार एशिया के धरती पर विश्व युद्ध नहीं हो।